वालेकुम क्लास। अच्छा, मैं कुछ फ्लो ऑफ डायग्राम्स डिस्कस करना चाह रही थी आपके साथ कि डिफरेंट डायग्राम्स कौन कौन सी हैं जो हमने पढ़ी हैं और सीक्वेंस क्या है हमारे पास। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास डायग्राम्स होते हैं वो टू जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, स्टैटिक डायग्राम्स एंड डायनेमिक डायग्राम। ठीक है, जब हम यूएमएल की जो डिफरेंट यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की जो डिफरेंट डायग्राम्स हैं, अगर हम उनकी पे बात करें तो दो कैटेगरीज में ब्रेक है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये है कि हम किस सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूज केस डायग्राम, लेट से हमने प्रोटोटाइप बनाई, इनिशियल रिक्वायरमेंट्स यूजर से ली और उस इनिशियल रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हमने जो है प्रोटोटाइपिंग डिज़ाइन की और यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर ली। जो इनिशियल हमारे पास डायग्राम होती है यूज केस डायग्राम, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मॉडल कर रही होती है, और इनिशियल डायग्राम होती है इनिशियल फेजेस में जब हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं, उसके लिए भी हम यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं, जिसमें एक्टर और जो है यूज केसेस वाला सिनेरियो होता है। विद इन सिस्टम बाउंड्री वी हैव डिफरेंट यूज केसेस एंड आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री एक्टर्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, उन यूज केसेस को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, देन फिर यूज केस डायग्राम के बाद हमारे पास फ्लो ऑफ इवेंट फॉर ईच यूज केस या फिर यूज केस नरेशन। जो हमने यूज केस डायग्राम बना लिया है उस यूज केस डायग्राम को हम फ्लो ऑफ इवेंट्स में ब्रेक कर रहे होते हैं। जो हमने देखा था इनिशियल, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशंस, इवेंट्स, तो वो हमारे पास फ्लो ऑफ इवेंट्स होते हैं, उनको हम यूज केस नरेशंस भी कह रहे होते हैं कि हमने अपनी यूज केस को, जो इनिशियल यूज केस डायग्राम है उसकी नरेशन दे दी, जिसको हम फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। देन हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम होती है जो हर यूज केस के लिए हमें फ्लो ऑफ इवेंट बता रही होती है कि हाउ पर्टिकुलर यूज केस विल interact or will perform different tasks in sequence. Activity diagram is like flow chart. ठीक है, जो हमने यूज केस डायग्राम बना लिया, हर यूज केस सिनेरियो के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट एक्टिविटी डायग्राम बना रहे होते हैं, जो कि हमें बता रही होती है कि एक्टिविटी डायग्राम ये यूज केस किस सीक्वेंस में कौन से टास्क परफॉर्म कर रही होगी। Then after activity diagram हमने system sequence diagram पढ़ी from flow of events for each use case। हर use case के लिए जो हमने flow of event बताया है, हर flow of event को देखकर हम system की sequence diagram draw कर रहे होते हैं, जिसमें हम time lapse में चीज़ें बता रहे होते हैं कि let's suppose ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं और डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट थ्रू मेथड पासिंग किस सीक्वेंस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू हम बता रहे होते हैं। और टाइम स्पैन में भी कि कौन से टाइम में किस सीक्वेंस में कौन से ऑब्जेक्ट ने दूसरी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट किया थ्रू मेथड पासिंग। देन हम यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम फॉर यूज केस डायग्राम, जो आपने यूज केस डायग्राम बनाई है उसी को देखकर हम यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम बना रहे होते हैं। रियलाइजेशन डायग्राम जिसमें स्टीरियो टाइप्स यूज कर रहे होते हैं बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस की। फिर हमारे पास रॉबिन्सन्स डायग्राम होती है फ्रॉम फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर ईच यूज केस। फ्लो ऑफ इवेंट को देखते हुए फिर हम रॉबिन्सन्स डायग्राम बना रहे थे, जो हमने एक रॉबिन्सन्स डायग्राम हमने क्लास में डिस्कस भी की थी। आपने यूज केस बना ली, आपने यूज केस नरेशन बना ली, और उनको देखते हुए हम क्या एक पूरी रॉबिन्सन्स डायग्राम बना रहे होते हैं, जिसमें बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस की हम पूरी फंक्शनैलिटी बता रहे होते हैं, हाउ दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। देन फिर यूज केस रियलाइजेशन फ्रॉम सिनेरियोज और रॉबिन्सन्स डायग्राम इफ प्रेजेंट। ठीक है, रॉबिन्सन्स डायग्राम और यूज केस को हम क्या कर रहे होते हैं, रियलाइज कर रहे होते हैं, इन दोनों को मिला के भी हम एक जो है डायग्राम बना सकते हैं। रॉबिन्सन्स डायग्राम और जो हमने यूज केस रियलाइजेशन दी होती है उसको मर्ज करके भी हम एक डायग्राम बना सकते हैं। इंटरेक्शन डायग्राम फ्रॉम सिनेरियोज एंड यूज केस रियलाइजेशन फॉर ईच यूज केस। ठीक है, फिर हमने जो सिनेरियो है हमारे पास, सिनेरियो कौन से हैं, रिक्वायरमेंट की बेसिस पे जो हम सिनेरियो आइडेंटिफाई करेंगे उन सिनेरियो की बेसिस पे हम इंटरेक्शन डायग्राम्स बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास कोलैबोरेशन डायग्राम होती है एंड यूज केस रियलाइजेशन फॉर ईच यूज केस। स्टेट चार्ट, स्टेट मशीन और स्टेट डायग्राम, फिर हमारे पास सबसे लास्ट में हम ये वाली डायग्राम बना रहे होते हैं, जिसमें हम अगेन सिस्टम का एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चेंज होना, जो ट्रांजेक्शन जिसे हम कह रहे हैं कि ट्रांजिशन कैसे परफॉर्म होती है, सिस्टम का करंट स्टेट कौन सा है, और करंट स्टेट से सिस्टम, हाउ कैन सिस्टम चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर,
कौन से ऐसे एक्शंस परफॉर्म होंगे जिसकी बेसिस पे सिस्टम अपना एक स्टेट से दूसरा स्टेट चेंज करता है। स्टेट चार्ट डायग्राम की हम आज की क्लास में इंशाल्लाह पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास हो गई डायनामिक डायग्राम्स। स्टैटिक डायग्राम्स है हमारे पास डोमेन मॉडल। डोमेन मॉडल मीन्स कि जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी बेसिकली एक वर्क फ्लो स्ट्रक्चर हम बता दें। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई वेबसाइट हो उसका एक वर्क फ्लो या एक स्ट्रक्चर बना होता है कि हाउ इट विल interact और how different functions और features will perform। तो डोमेन मॉडल मीन्स कि हम जिस डोमेन में उस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने जा रहे हैं उस डोमेन में आपकी वो एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क कर रही होगी। देन वी हैव क्लास डायग्राम, टेक्स मेथड फ्रॉम सीक्वेंस डायग्राम एंड एट्रीब्यूट फ्रॉम डोमेन मॉडल। ठीक है, क्लास डायग्राम को वर्क करने के लिए किस तरीके से कहाँ से इनपुट आ रहा होगा, एक इनपुट आ रहा होगा मेथड फ्रॉम सीक्वेंस डायग्राम। क्लास डायग्राम मेथड कहाँ से आइडेंटिफाई करेगी, जो ऊपर डायनामिक आपने सीक्वेंस डायग्राम में बताए थे कि ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स आपस में इन मेथड्स को पास करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो मेथड्स कहाँ से आएंगे क्लास डायग्राम में, सीक्वेंस डायग्राम में, और एट्रीब्यूट्स कहाँ से आएंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमें डिफाइन करने हैं फ्रॉम डोमेन मॉडल। तो हम सिस्टम का स्ट्रक्चर बता रहे होंगे। स्ट्रक्चर हम कैसे बता रहे होंगे कि सिस्टम में कौन कौन सी एंटिटीज होंगी, कौन क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो वहां से हम आइडिया लेकर जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है या जो वर्क फ्लो है वहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट शुड बी द एट्रीब्यूट्स जो हम यूज करेंगे। उन एट्रीब्यूट्स जो है वो डोमेन मॉडल से आ रहे होते हैं और जो मेथड्स हैं वो हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम से इनपुट आ रहे होते हैं जिसमें हमारी क्लास डायग्राम डिजाइन होती है। ठीक है, इनिशियल अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये तीन जो है उनको हम कहते हैं जैकबसन, बोज एंड ब्रम्बर्ग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले ये तीन लोग हैं जिन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट कोडिंग। कोडिंग से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने करनी है। SDLC के डिफरेंट फेजेस होने चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम डायरेक्ट कोड करने से पहले हम प्रॉपर एनालिसिस और डिज़ाइन करें। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास इनिशियल GUI प्रोटोटाइप, उस इनिशियल प्रोटोटाइपिंग के बेस पे हमने यूज केस डायग्राम ड्रॉ की जो कि जैकबसन ने जिसका आइडिया दिया। यूज केस डायग्राम हमने ड्रॉ की, उसको देखकर हम रॉबिन्स डायग्राम बना रहे हैं। ये सारी डायनामिक डायग्राम्स की हमारे पास कैटेगरीज है। रॉबिन्स डायग्राम बना रही है, उसको देखकर फिर हम सीक्वेंस डायग्राम बना रहे हैं जो कि इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन क्लास टू अनदर बता रहा है। देन हमने डायनामिक स्ट्रक्चर बता दिया, उसको देखकर रॉबिन्स डायग्राम यूज केस रिसर्च और प्लॉट रिव्यू। उसके बाद हम स्टैटिक पे क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, डोमेन मॉडल जो आपकी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर। ठीक है, कि हाउ योर एप्लीकेशन विल इंटरेक्ट, कौन कौन से मेथड्स होंगे, कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है। जब आप ये डिफाइन कर देंगे तो उसको देखकर आप क्लास डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड व्हेन यू हैव डिजाइन क्लास डायग्राम यू कैन राइट डाउन कोड इजीली, जो कि एफिशिएंट कोड होगा आपका। उसमें चांसेस ऑफ एरर कम से कम होंगे, डिज़ाइन इश्यूज कम से कम होंगी क्योंकि आप एनालिसिस और डिज़ाइन पे ये पूरा काम कर चुके हैं और उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? पूरे कोर्स को हमने जो है आज यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर दिया कि किस तरीके से किस सीक्वेंस पे हम इन डायग्राम्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है आप लोगों का? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास से हम जो नेक्स्ट थर्सडे को होगी उसमें प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हम स्टार्ट कर दें, जो कि है हमारे पास 15 अप्रैल। जी, मुझे आप लोगों की प्रोजेक्ट लिस्ट नहीं मिली है अभी तक। समित मौजूद है मीटिंग में अभी? यस मैम। मैम कुछ स्टूडेंट्स के नाम आने रहते हैं, उनको आज मैं दोबारा मैसेज करता हूँ तो आपको भेज देता हूँ। बेटा जल्दी से भेज दो, मुझे स्केड्यूलिंग करनी है। ओके मैम।
ठीक है, एज सोन एज पॉसिबल मुझे आज तक भेज दो आप, ताकि मैं स्केजुलिंग कर सकूं कि नेक्स्ट क्लास में 15 अप्रैल से जो है मैं एवेल्यूएशन स्टार्ट कर दूंगी, प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन। कितना परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया आप लोगों का, क्या स्टेटस है प्रोजेक्ट का? जी क्लास, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट? क्योंकि अगर हम 22 को लेके जाते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। या 22 को कर लें हम प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कम है आपकी क्लास में, आई गेस 16 स्टूडेंट्स है टोटल। तो आई डोंट थिंक सो कि प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन अगर हाफ एन आवर भी लगता है एक ग्रुप को, तो मैक्सिमम कितने कितने ग्रुप्स बनना है समय, कुछ आइडिया है? मैम 4 या 5 ग्रुप हैं, क्योंकि 2 ग्रुप मैम इस तरह हैं जिनके अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक तो है। 8 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, और बाकी 3 ग्रुप हैं जिनमें 3-3 स्टूडेंट्स के हैं। हाँ, तो आई गेस 22 अप्रैल रख लें हम, ताकि आपको भी थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। यस मैम। ठीक है, 22 अप्रैल रख लेते हैं प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन डेट, लेकिन मुझे लिस्ट फिर भी आप सेंड कर दीजिएगा, आज आज तक कर दीजिएगा। मैम मैं आज आपको दोपहर तक भेज देता हूँ। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो नोट कर लें अपने पास ये डेट आप लोग, 22 अप्रैल फॉर प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। अच्छा, अब प्रोजेक्ट में एक दफ़ा फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मेरी प्रोजेक्ट में। पहले तो ये कि आपने हमने जो जो डायग्राम्स पढ़ी हैं, वो डायग्राम्स आपके पास ड्रॉ होनी चाहिए किसी डॉक्यूमेंट में। अच्छा, डॉक्यूमेंट का ऐसे मैं कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर रही, डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि SIS हो या उसकी ये इस रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, सिंपल वर्ड पे आप किसी भी टूल पे डायग्राम्स बना सकते हैं, और उसके बाद उसको वर्ड की एक ही डॉक्यूमेंट में सारी की सारी डायग्राम्स हो, और उस डॉक्यूमेंट में आपका प्रोजेक्ट का नेम, ग्रुप मेंबर्स का नेम और तमाम डायग्राम्स। ठीक है, अब होगा क्या कि जब प्रोजेक्ट इवेलुएशन होगी आपकी जिस टाइम पे, तो मैं आपको स्केड्यूल सेंड कर दूंगी। हर ग्रुप अपनी प्रोजेक्ट इवेलुएशन से एटलीस्ट 15 मिनट पहले अपनी वो जो डॉक्यूमेंट होगी जिसमें तमाम आपकी डायग्राम्स होंगी, वो मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है, वो सेंड अब आप किस तरीके से करेंगे, वो सेंड आप मुझे उसी टाइम व्हाट्सएप पे करेंगे अपने इवेलुएशन से 15-20 मिनट पहले। और जब आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, मतलब इवेलुएशन हो जाएगी, उसी दिन तक फिर आपको LMS पे भी अपलोड करना होगा। ठीक है, उसकी डेडलाइन मैं बता दूंगी कि किस टाइम तक हो सकता है, जिस दिन इवेलुएशन हो उसके नेक्स्ट डे तक भी, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट तो बनी है, आपने सिर्फ उसको अपलोड करना है, लेकिन मुझे इवेलुएशन से एटलीस्ट 15 मिनट पहले आपकी वो डॉक्यूमेंट चाहिए। क्योंकि फिर मैं आपका कोड जो है वो उसी डॉक्यूमेंट से जो है मैं चेक करूंगी कि अदर जो चीज़ें आपने एनालिसिस और डिज़ाइन किया है, उसी को अपने कोड में इम्प्लीमेंट भी किया है या नहीं किया। ठीक है, तो आपकी डायग्राम्स भी चेक होंगी, डायग्राम का फ्लो भी चेक होगा, सारी डायग्राम सही से बनी है नहीं बनी। उसके बाद फिर कोड लेवल पे चेकिंग होगी कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, वो प्रोजेक्ट उस एनालिसिस और डिज़ाइन को ही फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि डिज़ाइन और एनालिसिस कुछ और कह रहा है और कोड कुछ और है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, और इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही जो है वो आपके पास क्या होने चाहिए, वही कॉन्सेप्ट फॉलो होने चाहिए आपके कोड में भी। तो और कल मैंने आपको जो है कुछ वीडियो लिंक भी शेयर किए हैं, आई डोंट नो क्या आप लोगों ने उसको चेक किया या नहीं किया। उसमें भी आपके पास क्या हो रहा है, उसमें मैंने जो है बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विंडोज फॉर्म बेस्ड और SQL सर्वर, इन तीनों को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक फ्रंट एंड पे विंडोज फॉर्म होगा बाउंड्री क्लासेस के फॉर्म में, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होंगी, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस। ठीक है, एंटिटी क्लासेस में डाटा स्टोर होगा, और वही क्लासेस में कुछ क्लासेस कंट्रोल क्लासेस होंगी जो एंटिटी क्लासेस से डाटा लेके आपके डेटाबेस में स्टोर कर रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक छोटे से क्रूड एप्लीकेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं उस लिंक्स में। तो आप जो है वो लिंक देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। वो मैंने थ्रू ऊप करवाया है कि आपका डाटा थ्रू कंस्ट्रक्टर्स और प्रॉपर्टीज, जो हमने ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पहले से पढ़ के आए, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है विंडोज फॉर्म, और वो डाटा SQL सर्वर तक पहुंचाना है। और अगेन ये काम करने के लिए जो क्लास डायग्राम आपने बनाई होंगी, और वो क्लास डायग्राम का स्ट्रक्चर आपको यहीं से पता चल रहा होगा यूज केस डायग्राम देखकर, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप लोगों से वाइवा होगा। और जो हमने ERP-EED के कोर्स में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, उससे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो मैं पूछ सकती हूँ। तो
ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होगी। डायग्राम्स होंगी, डायग्राम्स को देख के आपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है और उस प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी पे कुछ जो है वो क्वेश्चंस होंगे और ईआरपी डबल एडी के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, तो दो फेजेस में आपका प्रोजेक्ट डिवाइडेड है, एक एनालिसिस एंड डिजाइन और एक कोडिंग फेज। तो दोनों के मैंने जो है वो 50-50% मार्क्स रखे हैं, 50% फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन एंड 50% फॉर कोडिंग। अगर एनालिसिस और डिजाइन बहुत अच्छा है लेकिन कोड उस तरीके का नहीं है तो आप एनालिसिस और डिजाइन से तो कुछ मार्क्स का आपको मिल ही जाएंगे और ज़ाहिर कोड करने पे भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका कोड बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन एनालिसिस एंड डिजाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो आपने प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट है, जो कोडिंग है, उसके मार्क्स मिल जाएंगे, फिर एनालिसिस एंड डिजाइन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, लाइक जैसा एनालिसिस और डिजाइन में आपने चीज़ें डिफाइन की हैं वैसे ही आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई और सवाल, कोई और क्यूरी किसी की भी? एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम ये जो डायग्राम है ये हैंड रिटन में जमा करा सकते हैं, लाजमी है कि उस पे वर्ड पे बना के जमा कराएं? आपकी मर्जी। अगर आप हैंड रिटन बना रहे हैं तो उसके स्क्रीनशॉट वर्ड की डॉक्यूमेंट पे लगा दें, लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट हो जिसमें तमाम डायग्राम्स हो। ऐसा ना हो जी कि जी। इवैल्यूएशन के टाइम पे मुझे अलग अलग जो है वो डायग्राम्स ओपन करके देखनी पड़े। एक नहीं ही मैम स्टेप। डॉक्यूमेंट में आप करें। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कोई टूल यूज करके उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वर्ड पे, और अगर आप हैंड रिटन बनाना चाह रहे हैं तो हैंड रिटन बना के उसकी पिक्चर लेकर आप वर्ड पे उसको कॉपी पेस्ट कर दें। ओके मैम। अच्छा, अगर पिक्चर ले रहे हैं आप तो जो जो भी आप पिक्चर ले रहे हो तो जो उसमें टेक्स्ट राइट डाउन हो, कोशिश करें कि वो ब्लर ना हो। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ओके, हमारे पास जो टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे, जस्ट स्टेट मशीन डायग्राम। स्टेट मशीन डायग्राम जब हम किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी की बात कर रहे होते हैं, या हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, या हम किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी की बात कर रहे होते हैं, तो उसके डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं। स्टेट मींस कंडीशन, कि अभी करंट कंडीशन क्या है, और इट कैन चेंज इट कंडीशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज। A state diagram, sometimes known as a state machine diagram, is a type of behavioral diagram in the UML that shows transitions between various objects. कि different objects कैसे transition perform कर सकते हैं। Transition means एक state से दूसरे state पे ट्रांजिट हो सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव हो सकते हैं। लेट्स सपोज, जैसे अगर मैं फैन की बात करूँ तो एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कह रही हूँ कि फैन का अभी जो स्टेट है वो ऑफ है, तो जैसे ही मैं उसका बटन ऑन करूंगी तो फैन का स्टेट ऑफ से क्या चेंज हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ये स्टेट चेंज किस वजह से हुआ है, ड्यू टू एन एक्टिविटी जो मैंने स्विच ऑन वाली एक्टिविटी परफॉर्म की। दैट इज स्टेट डायग्राम, जिसको हम अपनी जो है वो यूएमएल मॉडलिंग में भी यूज कर रहे होते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद इन एन एप्लीकेशन हमारे पास जो है उसके डिफरेंट कौन कौन से स्टेट्स, पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं। मॉडलिंग डायनामिक बिहेवियर। यूज केसेस एंड सिनेरियोज प्रोवाइड अ वे टू डिस्क्राइब सिस्टम बिहेवियर। ठीक है, यूज केसेस और सिनेरियोज आपको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि आपका सिस्टम कैसे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, यूज केस आपकी सिस्टम की फंक्शनैलिटी बता रहा होता है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन आपको डिफरेंट जो है सिनेरियोज और यूज केसेस डायग्राम डिटरमाइन कर रहे होते हैं, हाउ सिस्टम विल परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन सर्टेन कंडीशंस। Sometimes it is necessary to look at the behavior inside an object. ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ दफा ऐसा भी होता है कि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यूज केस और सिनेरियोज तो हमें पूरे सिस्टम का बिहेवियर बता रहे होते हैं ना, कि हमारा सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा। कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो है वो बिहेवियर बताना होता है कि हाउ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बिहेव इन सर्टेन कंडीशंस। तो उसके लिए हम स्टेट मशीन डायग्राम यूज कर रहे होते हैं, या स्टेट चार्ट डायग्राम यूज कर रहे होते हैं, जो किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट का स्टेट बता रहे होते हैं। तो
अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं विद इन एन एप्लीकेशन, तो क्या हम हर ऑब्जेक्ट के लिए स्टेट मशीन डायग्राम बनाएं? नो, इट्स नॉट नेसेसरी। हम क्या बता रहे होते हैं, जो हमारे पास बहुत ही, हम वो ऑब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं जिसपे हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता है, और हम कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की ही डिफरेंट स्टेट्स और ट्रांजिशंस पर फोकस कर रहे होते हैं। सिर्फ हम उन्हीं ऑब्जेक्ट के लिए स्टेट चार्ट डायग्राम बना रहे होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत फ्रीक्वेंटली स्टेट चेंज कर रहा है या जिसके बहुत ज्यादा पॉसिबल स्टेट्स हैं, तो हम उसके लिए स्टेट चार्ट डायग्राम बना सकते हैं, जिसको हम फोकस करें कि हाँ ये वो ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत ज्यादा स्टेट्स को डिटरमाइन करना है और उसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज करेगा। A state chart diagram shows the states of a single object। किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम स्टेट चार्ट डायग्राम बना रहे होते हैं। The events or message that cause a transition from one state to the another and the action that result from a state change। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट स्टेट में हम ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीन चेंज, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जो चेंज आता है वो चेंज किस वजह से आता है, किसी भी इवेंट की बेसिस पे या कोई मैसेज कॉल होने की बेसिस पे ट्रांजिशन चेंज होती है, और जो एक्शन आता है उस ट्रांजिशन के होने पर, दैट इज अ स्टेट चेंज। कि जब कोई एक्शन हमने परफॉर्म किया, एक्शन लेट सपोज मैंने जो है वो फैन स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करना इज अ इवेंट, एक इवेंट जनरेट हुआ जिसकी वजह से मेरे जो है स्टेटस क्या हुआ, मेरे जो है वो ऑब्जेक्ट का, फैन का ऑफ था, बटन प्रेस करने पे ऑन हो गया। और एक्शन क्या हुआ, द एक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम अ स्टेट चेंज। स्टेट जब चेंज हुआ, जब ऑन हुआ मेरे पास फैन, उसकी वजह से क्या है कि एयर पास जो है वो हमारे पास हवा आनी शुरू हो गई, सो दैट इज अ रिजल्ट। इवेंट क्या है, स्विच ऑन। स्टेट कौन कौन से, ऑन एंड ऑफ। और ये स्टेट कैसे चेंज हो रहे हैं, मैंने बटन प्रेस किया, स्विच ऑन किया, अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास पंखा जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कह रही हूँ कि फैन ऑन है और मैंने स्विच प्रेस किया, तो फिर हमारे पास क्या होगा, स्टेट चेंज हो गया, ऑफ से ऑन से ऑफ हो गया, और हमारे पास पंखा जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी स्टॉप हो गई। So these are some terminologies when we are talking about state machine diagrams. A state chart diagram will not be created for every class in the system, only for classes with significant dynamic behavior। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम हर क्लास के लिए, जो हमारे सिस्टम में क्लास है उन सबके लिए स्टेट चार्ट डायग्राम नहीं बना रहे होते, बस सिर्फ वो क्लासेस हम चूज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डायनेमिक बिहेवियर्स हो, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो, ठीक है, जिनके बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली स्टेट चेंज हो रहे हो, तो उन क्लासेस के लिए हम स्टेट चार्ट डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्टेट डायग्राम होगी। लेट सपोज अगर मेरी एप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ 10 to 15 ऑब्जेक्ट्स हैं या क्लासेस हैं, तो हम हर क्लास के लिए अलग अलग स्टेट चार्ट डायग्राम नहीं बनाएंगे। कुछ पर्टिकुलर क्लासेस होंगी जिसमें बहुत फ्रीक्वेंटली स्टेट चेंज हो रहे होंगे या जिनकी बहुत ज्यादा डायनेमिक बिहेवियर होगा, हम सिर्फ उनके लिए स्टेट चार्ट डायग्राम बना रहे होंगे, और हर क्लास और हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग स्टेट चार्ट डायग्राम बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर दो क्लासेस है तो उनके लिए आप दो क्लासेस को एक ही स्टेट चार्ट डायग्राम में मैप करते हैं। Interaction diagram can be studied to determine the dynamic objects in the system once receiving and sending many messages। Interaction diagram आपको क्या बता रही होती है, ये बता रही होती है कि आपके सिस्टम में डायनामिक ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, रिसीव कौन कर रहा है इंफॉर्मेशन और सेंड कौन कर रहा है मैसेजेस। ठीक है, रिसीवर सेंडर कौन है जो कि मैसेज सेंड कर रहा है, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में एक नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगी थ्रू मेथड कॉल। जबकि स्टेट चार्ट डायग्राम्स आर आल्सो यूजफुल टू इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ एन एग्रीगेट होल क्लास एंड ऑफ कंट्रोल क्लासेस। ठीक है, जो आपकी एग्रीगेट क्लास है, जो मेन क्लास है, उसका बिहेवियर और उससे लिंक अगर कोई और क्लासेस हैं जिनको वो आपकी मेन क्लास कंट्रोल कर रही है, तो उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए स्टेट चार्ट डायग्राम इज वेरी हेल्पफुल। अच्छा जी, अब हम स्टेट्स की बात करते हैं कि स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। State is a condition during the life of an object during which it satisfies some condition, performs some action or waits for an event। ठीक है, स्टेट क्या है कि अभी करंट जो हमारे पास लाइफ टाइम है एक ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट इस वक्त अभी करंट स्टेट उसका क्या है, स्टेटस क्या है, कि क्या उसकी जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है राइट नाउ, और उसमें कौन कौन से एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं,
और कौन कौन से इवेंट्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं। The state of an object may be characterized by the value of one or more of the attributes of the class। ठीक है, हम अगर कह रहे हैं कि क्लास के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं तो उसकी बेसिस पे भी हम स्टेट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर मैंने बताया कि एक क्लास के मेरे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, सो उन एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स फॉर दैट क्लास। फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, अ कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट, जो कोर्स ऑफरिंग की हमारी क्लास थी, कोर्स ऑफरिंग का ऑब्जेक्ट मे बी ओपन एबल टू ऐड अ स्टूडेंट। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोर्स ऑफरिंग, हमारे पास सिनेरियो क्या था कि मिनिमम 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो अगर 4 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं तो अभी भी वो कोर्स ऑफरिंग की ऑब्जेक्ट क्या है, ओपन है, फर्दर स्टूडेंट्स कैन बी एडेड, सो मींस दैट ऑब्जेक्ट इज ओपन। और क्लोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी असाइंड टू द कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट। क्लोज कब हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्लोज हो जाएगा, या दूसरी कोर्स ऑफरिंग उस पर कब बंद हो सकती है, पहला सिनेरियो ये होगा हमारे पास कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीच हो जाए, 10 स्टूडेंट्स इनरोल हो जाए, उसके बाद 11 स्टूडेंट अगर अप्रोच करेगा वो कोर्स ऑफरिंग के ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए वो अब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। तो कोर्स ऑफरिंग की क्लास के हमारे पास दो स्टेट क्या हो सकते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन मीन्स जब रजिस्ट्रेशन ओपन है स्टूडेंट्स रजिस्टर हो सकते हैं, एंड क्लोज मीन्स अब हमारे पास स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए, जितनी मैक्सिमम लिमिट थी वो रीच हो गई, उसके बाद अब फर्दर स्टूडेंट ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में हमारा जो स्टेट है ओपन और क्लोज, वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट असाइंड टू द पर्टिकुलर कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट। जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 से ज्यादा बढ़ेंगे तो हमारे सिस्टम जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है वो ओपन से क्लोज हो जाएगा। तो स्टेट यहाँ पे किस चीज पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who want to register for the course। Additionally, a state of an object may be characterized by the existing of a link to another object। ठीक है, हमारे पास स्टेट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का वो दूसरे ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है कि अगर एक और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो इस स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी बेसिस पे भी डिटरमाइन हो सकता है। एग्जाम्पल इन्होंने कैसे दिए, a professor may be teaching or on vacation, this depends upon the existence of a link to a course offering object। अगर तो प्रोफेसर एक अलग क्लास है, कोर्स ऑफरिंग एक अलग क्लास है। अगर प्रोफेसर को किसी कोर्स ऑफरिंग या किसी क्लास आईडी से लिंक है, यानी कि अगर तो वो प्रोफेसर किसी क्लास में रजिस्टर्ड है एज अ टीचर, इट मींस कि वो अभी करंट सेमेस्टर में पढ़ा रहा है। और अगर प्रोफेसर का किसी भी कोर्स से कोई लिंक नहीं है, इट मींस कि वो अभी वेकेशन पे है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक या डिपेंडेंसी की बेसिस पे भी हम उसका स्टेट डिटरमाइन कर सकते हैं। Looking at the state of an object can validate the multiplicity chosen for a relationship to another object। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की अगर एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो उससे आप मल्टीप्लिसिटी भी जो है डिटरमाइन कर सकते हैं अगर वो किसी और ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट से लिंक कर रहा है। So you can validate the multiplicity rule for it as well। That is, if being in a state depends on upon the existence of a link to another object, this implies that the multiplicity of the relationship modifying the role of the associated class must include zero. The relationship is optional. Thus, the states of an object are found by examining the attributes and links defined for the object। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारा एक स्टेट जो है वो डिपेंड कर रहा है existence of a link to another object, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि this implies that the multiplicity of the relationship modifying the role of the associated class must include zero। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम प्रोफेसर और कोर्स ऑफरिंग की क्लास की बात करें जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास लिंकेज है थ्रू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो इसमें हम जीरो जरूर ऐड करेंगे एज एन ऑप्शनल।
ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर किसी कोर्स में एनरोल ना हो और ऐसा हो सकता है कि वो कोई क्लास आईडी पढ़ा रहा हो, तो चांसेस दोनों के हैं। तो उसमें हम मल्टीप्लिसिटी 0 ज़रूर ऐड करेंगे, जो कि ऑप्शनल बता रहा हूँ कि ऑप्शनल है। Thus, the state of an object are found by examining the attributes and the links defined for the object. तो फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं और वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसका लिंकेज क्या है। तो इन दो चीज़ों की बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट डिटरमाइन कर सकते हैं। यूएबल नोटेशन फॉर अ स्टेट, किसी भी स्टेट को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो स्टेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A state chart diagram encompasses all the messages that an object can send and receive. ठीक है, आपके स्टेट चार्ट मैसेज जो डायग्राम है उसमें तमाम मैसेज जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरी क्लास को कोई इवेंट जनरेट हो सकता है थ्रू मेथड पास, तो इट मीन्स कि वो करंट ऑब्जेक्ट मैसेज सेंड कर रहा है। और अगर वो रिसीवर एंड पे है वो ऑब्जेक्ट, तो हम कह रहे हैं कि वो किसी और क्लास से मैसेज रिसीव कर रहा है। If we had created sequence diagram for each use case in ESU course registration system, we would discover the objects in course offering class can be in one of the following states. तो कह रहे हैं कि अगर जो ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम हम जिसकी केस स्टडी की फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं उसको अगर हम डिस्कवर करें, तो जो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास के, तो उसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके फॉलोइंग स्टेट्स हो सकते हैं। स्टेट क्या क्या हो सकते हैं? हम कोर्स ऑफरिंग की बात करें तो इनिशियलाइजेशन, ओपन, क्लोज्ड, कैंसिल। ठीक है, तो कोर्स ऑफरिंग की जो क्लास है उसके पॉसिबल स्टेट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? इनिशियलाइजेशन, ओपन, क्लोज्ड एंड कैंसिल। इनिशियलाइजेशन मींस क्रिएटेड प्रायर टू रजिस्ट्रेशन बट स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन एडेड टू इट। इनिशियलाइज हो गया प्रोसेस, हमने ये बता दिया है कि ये कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं बट अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। हमने सिर्फ कोर्सेज ऑफर कर दिए कि दीज आर द कोर्सेज दैट विल बी टॉट इन अपकमिंग सेमेस्टर, बट अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। अभी सिर्फ इनिशियलाइज किया कि ये क्लास आईडीज हैं जो हम इस नेक्स्ट सेमेस्टर या कमिंग सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। सो दैट इज इनिशियलाइजेशन। ओपन, एबल टू एक्सेप्ट स्टूडेंट्स मीन्स जो हमने इनिशियलाइजेशन किया अब उसमें रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गई, अब स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं उस कोर्स में। क्लोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर इट। जब ओपन हुआ स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड होना शुरू किया, जैसे ही जो मैक्सिमम लिमिट थी वो रीच हो गई, फौरन हमारे पास रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई। ऐसे ही होता है कि हमारे पास कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम रजिस्टर करवाने जा रहे होते हैं कोर्स में, हमें पता चलता है कि सीट जो है अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस आईडी में अब फर्दर स्पेस नहीं है, फिर आपको नेक्स्ट आईडी पे या फिर नई आईडी जनरेट होती है। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट रीच हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट आईडी फिर इनिशियलाइज करनी पड़ती है, ताकि अब जब नेक्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन हो वो उस एग्जिस्टिंग में करने के बजाय हम नई कोर्स ऑफ हमने ऑफर कर दिया। कैंसिल्ड, नो लॉन्गर ऑफर्ड। कैंसिल हो गया, अब हम वो कोर्स ऑफर ही नहीं कर रहे। रजिस्ट्रेशन हुई लेकिन इतनी नहीं हुई। लेट सपोज अगर दो स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और हम क्या कह रहे हैं मिनिमम 3 से 10 होना चाहिए, तो हम उस केस में फिर उस कोर्स को कैंसिल भी कर सकते हैं कि नाउ वी आर नॉट ऑफरिंग दिस आईडी बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट, जो है वो हमारे पास इतने नहीं है जितने हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट बन गए, इनिशियलाइजेशन, ओपन, क्लोज एंड कैंसिल। ये हमने डिफरेंट स्टेट्स बता दिए। अब एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पे कैसे परफॉर्म करेंगे, ट्रांजिशन कैसे होगी, वो हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू होगा कि कोई भी इवेंट अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेंट हाउ दैट ऑब्जेक्ट कैन change its states. An event is an instance in time that may be significant to the behavior of the object in a class. ठीक है, इवेंट क्या है कि हम उस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नोटेशन क्या है, इवेंट की रिप्रेजेंटेशन क्या है। इवेंट्स आर रिटन सिंपली एज टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। लेट सपोज अगर हम इवेंट की बात कर रहे हैं तो इवेंट क्या है, हमारे पास सिंपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स है। लाइक ओपन डिपॉजिट, अमाउंट की क्लास में हम कौन कौन सा इवेंट जनरेट कर सकते हैं, ओपन डिपॉजिट।
विदड्रॉ करवा सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास इवेंट्स हैं जो सिंपल टेक्सचर्ड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन इज बेसिकली हमारे पास एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्टिंग। कोई भी इवेंट जनरेट हुआ, इवेंट जनरेट होने की बेसिस पे हमारा ऑब्जेक्ट जब अपना स्टेट चेंज कर रहा है, सो दैट इज ट्रांजिशन। फैन ऑफ है, मैंने इवेंट जनरेट किया, स्विच ऑन किया, तो मेरे फैन का स्टेट क्या चेंज हो गया, फ्रॉम ऑफ टू ऑन, तो ये ट्रांजिशन हो गई। Simply, if you were in this state and you saw this event, that's the state you would end up in. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आप इस करंट स्टेट में हैं, किसी भी करंट स्टेट में, और आप देख रहे हैं कि कोई इवेंट जनरेट हो रहा है, दैट द स्टेट यू वुड एंड अप इन। इट मीन्स कि फिर आपको अपना वो स्टेट एंड करना पड़ेगा और फिर नए स्टेट पे ट्रांजिट हो जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, इफ अ बैंक अकाउंट वॉज क्लोज एंड इट शो एन ओपन इवेंट, इट वुड एंड अप इन द ओपन स्टेट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर बैंक अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया है और एक इवेंट उस पर कॉल होता है ओपन का, सो इट वुड एंड अप इन द ओपन स्टेट। उस ऑब्जेक्ट का स्टेट कहाँ एंड होगा? ओपन। पहले क्लोज था, जैसे आपने ओपन इवेंट किया, कॉल किया, तो उसका स्टेट क्या हो गया? ओपन। इफ द अकाउंट वाज ओपन एंड इट सॉ क्लोज इवेंट, इट वुड बी एंड अप इन द क्लोज स्टेट। मीन्स उसकी ट्रांजिशन हो गई, जो प्रीवियस वाला जो स्टेट था वो चेंज हो गया, और अब जो नया स्टेट है जो उस इवेंट जनरेट होने पे ट्रांजिट हो रहा है, तो वो उसका नया स्टेट होगा। नोटेशन, क्लोज, ओपन। एक स्टेट क्लोज है, एक स्टेट ओपन है, ये एक ही ऑब्जेक्ट के दो स्टेट है, क्लोज एंड ओपन। अगर क्लोज पे हमने ट्रांजिशन परफॉर्म की, ओपन हुआ, एक इवेंट जनरेट हुआ, ओपन, तो ट्रांजिशन क्या हुई? क्लोज से ओपन हो गया, स्टेट चेंज हो गया। अगर ओपन है और हमने एक इवेंट जनरेट किया इसमें क्लोज का, तो इसकी ट्रांजिशन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये क्या करेगा? अपना स्टेट चेंज करेगा फ्रॉम ओपन टू क्लोज। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी? अच्छा, तो मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे फौरन। मीनवाइल अगर 1 मिनट रह गए, अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं।